हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बच्चों ये पूरी यूनिट है जिसके अंदर 3 से 4 चैप्टर्स हैं जो आपके इन्वॉल्व हैं। बच्चों इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पूरी यूनिट को। करीबन 4 से 5 वीडियोस लगेंगी, है ना, इसको पूरा कंप्लीट करने में। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हर चीज़ मैं इस बोर्ड पर नहीं लिख सकता हूं, लेकिन जो मैं आपको बोलकर समझा रहा हूं आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसको 2x पर नहीं देखना है। आप अपनी कॉपी को ले लो, ठीक है। जो भी मैं आपसे बोल रहा हूं, है ना, उस टॉपिक को लिखो जो टॉपिक मैं यहाँ लिख रहा हूं, और जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं साइड बाय साइड उसको आप नोट करते जाओ अपनी लैंग्वेज के अंदर बच्चों, ठीक है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है बच्चों, हमने क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ा। हमने इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा, मार्केट डिमांड पढ़ा। डिमांड का मतलब हमको पता होता है कि ठीक है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की एक बंदे के लिए क्या डिमांड है, ठीक है। जैसे पेन है, इस मार्कर का मैं कितनी डिमांड कर रहा हूं तो मेरी इंडिविजुअल डिमांड हो गई। अब पूरे इकोनॉमी के अंदर कितने लोग इस मार्कर की डिमांड कर रहे हैं, अगर मैं उसको टोटल कर लूं तो वो हमारी हो जाती है एग्रीगेट डिमांड। यानी कि ये बोल सकते हैं कि ये सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड्स है। इसको हम बोल सकते हैं ये टोटल डिमांड है उन हर एक गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि कंट्री में एक साल के अंदर प्रोड्यूस हो गए हैं। बच्चों जल्दी से देख लो कि एडी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C+I+G+X-M, और यही एडी का फॉर्मूला भी है। हम क्या होता है देखो, एग्रीगेट डिमांड का मतलब देखो बच्चों आपको समझना पड़ेगा। यानी कि जब हम 11th में बात कर रहे थे तब हम इंडिविजुअल की डिमांड के बारे में बात कर रहे थे कि मुझको क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सप्लाई है, मेरी यूटिलिटी क्या है, ठीक है। लेकिन अब हम जब नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं तब हम इंडिविजुअल की नहीं, लेकिन हम सबकी डिमांड को एग्रीगेट कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, एंड उस डिमांड के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनके क्या पार्ट्स होते हैं, हम ये देखते हैं। सबसे पहले जो हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है चीज़ों को, हाउस होल्ड डिमांड कर रहा है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहा है, हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, उसको हम सी बोलते हैं। प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट में और जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड का मतलब ये इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोग करते हैं, यानी कि जितना इनकम होगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, है ना। जितना हमारे पास इनकम होगी उतना ही तो आप इन्वेस्ट करोगे इकोनॉमी के अंदर, उतना ही तो आप डिमांड करोगे चीज़ों को, ठीक है। जितना आपके पास इनकम होगी आप उतना इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उसका मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कौन करता है, ये गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, ठीक है। किस चीज़ में, वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर इन्वेस्ट करती है। ये फर्क नहीं पड़ता कि इनकम कितनी है, ये फर्क नहीं पड़ता इनकम कितनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उतना ही रहेगा। जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट हमेशा रोड्स बनाती है, गवर्नमेंट हमेशा फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, उससे अब रेवेन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है ये सेकेंडरी पार्ट है। क्योंकि गवर्नमेंट सबका वेलफेयर चाहती है इसलिए गवर्नमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करती है इकोनॉमी के अंदर, जिससे इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हो। बच्चों देखो क्या होता है, कभी भी जैसे आपने सुना होगा कि कभी जैसे कोई खाली जगह है वहाँ पे अगर मॉल लग जाए, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करके वहाँ पे मॉल लगा दे तो वहाँ की डिमांड बढ़ने लगती है, ठीक है। लोग मॉल में घूमने आएंगे तो टैक्सी की ज़रूरत होगी, तो फूड की ज़रूरत होगी, कैंटीन की ज़रूरत होगी, तो धीरे धीरे क्या होता है, डिमांड बूस्ट होती जाती है। किसके थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। कौन, या तो प्राइवेट लोग कर दे या तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर दे, ठीक है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, अब क्या करती है गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर करती है किन चीज़ों पे, है ना,
डिफेंस पे, लॉ पे, ठीक है ना, और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं जिसमें गवर्नमेंट खुद आगे एक्सपेंडिचर करती है। और ये एक्स होता है एक्सपोर्ट्स, एम होता है इंपोर्ट्स, यानी कि जो हम माल बाहर भेज रहे हैं और वो माल जो हम बाहर से अंदर लेकर आ रहे हैं वो भी डिमांड को क्रिएट कर रहा है। मुझे बताओ, बाहर से कोई लोग है ना, बाहर से कोई लोग इंडिया में आके शॉपिंग कर रहे हैं या फिर इंडिया की चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, तो वो भी तो डिमांड को इंक्रीज कर रहा है, वो भी तो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर रहा है। एंड जो इंपोर्ट्स है ना, बाहर से हमने सामान मंगाया और हमने बाहर सामान बेच दिया, तो बाहर से डिमांड आई और हमारी डिमांड बाहर चली गई, ठीक है, तो हम नेट इफेक्ट को लिखते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन बच्चों, जैसे कि हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था, हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है, हम सिर्फ 2 चीज पढ़ेंगे, यानी कि हम कंजप्शन, हमारा कंजप्शन पढ़ेंगे एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट करती है। क्योंकि प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट तो सब्जेक्ट टू इनकम है, कभी इनकम हो तो इन्वेस्ट कर लेगा, कभी इनकम नहीं होगी तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। तो हमको एक चीज याद रखनी है एडी के नाम पे कि एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। देखो, अब इसका ग्राफ हमको देखने होते हैं, यहाँ पे होता है ग्राफ, है ना, इस चैप्टर में हम बहुत सारे ग्राफ्स देखेंगे। देखो बच्चों, जल्दी से हम एडी के ग्राफ्स देख लेते हैं। बच्चों मुझे बताओ कि ये आपकी इनकम है, ठीक है, और ये है एडी। अब क्या होता है, जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है। चाहे से इनकम कैसी भी हो, लेकिन गवर्नमेंट तो इन्वेस्टमेंट करेगी ही करेगी। चाहे से इनकम ज्यादा हो या इनकम कम हो, गवर्नमेंट हमेशा इन्वेस्ट करती ही रहेगी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा, कंजप्शन कैसा होता है, कंजप्शन ऐसा होता है बच्चों, कंजप्शन को आप ले लो यहां से, ये कंजप्शन है। मुझे बताओ बच्चों, मैंने कंजप्शन 0 से क्यों नहीं लिया, कंजप्शन 0 से क्यों नहीं लिया, क्योंकि कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता। लिख लो, कंजप्शन कैन नॉट बी 0, क्योंकि जब इनकम भी 0 होगी, जब इनकम भी 0 होगी, हम वाई से इनकम को डिनोट करते हैं, जब इनकम भी 0 होगी तब भी बंदा कुछ ना कुछ तो खाएगा, कहीं ना कहीं से मांग कर, लोन लेकर, अपने पास्ट सेविंग से कुछ ना कुछ तो करके खाएगा। तो ये क्या होता है, ये ऑटोनॉमस कंजप्शन, यानी कि इनकम कुछ भी हो, कंजप्शन तो होकर ही रहेगा, कंजप्शन तो होता ही रहेगा, ठीक है। एंड जैसे जैसे फिर इनकम बढ़ती जाएगी, इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा। बच्चों एक और लिख लेना, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी तो कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मुझे बताओ, आपकी इनकम थी 0, आपका कंजप्शन था 50, आपकी इनकम बढ़ गई 100, तो आपका क्या कंजप्शन 100 बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा। मुझे बताओ, आज आप 1 लाख रुपए कमाते हो, कल मान लो आप 2 लाख रुपए कमाने लग जाओ, तो आपका जो आज नीड है, आज आप 4 रोटी खाते हो तो कल 8 रोटी खाने थोड़ी ना लग जाओगे, आपका कंजप्शन थोड़ा बढ़ेगा, है ना, डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगा। बच्चों देखो, डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है। एंड जब हम एडी का ग्राफ बनाते हैं तो वो बनता है कुछ ऐसा ग्राफ। एडी का ग्राफ कैसा बनता है, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। जो ये आप देख रहे हो ये है आई, और जो ये आप देख रहे हो वो क्या है, आई, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। याद रखना, कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता है, लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। बच्चों ये आपको याद होना चाहिए। बच्चों अगर आपको ये क्लियर है, अगर आपको ये चीज क्लियर है, तो जल्दी से हम एग्रीगेट सप्लाई को समझते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं पूरे साल भर में। बच्चों आपको याद रखना है कि एएस इज अ सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ फिस्कल ईयर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मुझे बताओ कि मैं बोलूं कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में, तो जो उसकी सप्लाई है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। अगर मैं इसको बोलूं कि ठीक है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बन रहे हैं उसको मैं एग्रीगेट सप्लाई बोल रहा हूं, है ना, जिसकी सप्लाई रेडी है। लेकिन मैं इसको एक और चीज बोल सकता हूं कि मॉनेटरी वैल्यू, it is the monetary value of all goods and services
प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ फिस्कल ईयर। अगर मैं मॉनेटरी वैल्यू को देखूं तो मुझे बताओ कि जैसे हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था कि गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स की इनकम आ रही है, वो डिस्पोज हो रहे हैं और उसके बाद वापस प्रोडक्शन हो रहे हैं। तो यानी कि मैं बोल रहा हूं कि गुड्स एंड सर्विसेज विच इज अवेलेबल टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं गुड्स एंड सर्विसेज को ना लेकर मैं बोल देता हूं कि इनकम जनरेटेड फ्रॉम दैट गुड्स एंड सर्विसेज, उसको मैं बोल देता हूं एएस। तो मैं एएस को वाई भी बोल सकता हूं। ठीक है, यानी कि इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम दैट इज जनरेटेड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, हमारी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है पूरे कंट्री के अंदर, ठीक है, उसको मैं मॉनेटरी टर्म दे रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, एएस इज इक्वल्स टू वाई। कि देखो क्या कंपोनेंट होते हैं, इसके कंपोनेंट होते हैं एएस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। बच्चों इसको याद रखना, इसके कंपोनेंट होते हैं सी प्लस एस। सी का मतलब होता है, हमने पढ़ लिया है, कंजप्शन। ठीक है, एस का मतलब होता है सेविंग्स, हमने पिछले वाली स्लाइड पे पढ़ा कि जब हमारे पास इनकम बिल्कुल जीरो होगी तब भी कुछ ऑटोनॉमस कंजप्शन हमारा होता रहेगा। अब वो ऑटोनॉमस कंजप्शन कहाँ से होता है, वो हमारा सेविंग से होता है। तो हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ देखो कैसा होगा, हम देखते हैं। जो मुझे बताओ, अगर इनकम जीरो है तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन कुछ तो कंजप्शन होगा। सेविंग क्या होगी, सेविंग -50 होगी। सेविंग क्या होगी, सेविंग नेगेटिव होगी। ठीक है, जब भी तो इनकम हमारी जीरो होगी, इनकम 100 हुई, ठीक है, कंजप्शन हमारा 60 हुआ, तो सेविंग हमारी कितनी हो गई, 40 हो गई। फिर हमारी इनकम बढ़ के 200 हो गई तो हमारा कंजप्शन कितना हुआ, 80 हो गया। और सेविंग हमारी क्या हुई, देख लो, सेविंग भी हमारी, ये इसको 120 कर लो, और सेविंग हमारी कितनी हो गई, 80 हो गई। ठीक है, ये स्केड्यूल आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका देखो ग्राफ ऐसे बनता है कि यहाँ पे तो आ जाता है इनकम, यहाँ पे आ जाता है एएस, क्योंकि इनकम लाइन है तो जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, उसको हाफ काटती है एंड 45 डिग्री की लाइन होती है किसकी, एएस की लाइन, जिसको हम बोलते हैं सी प्लस एस। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एंड जो कंजप्शन होता है वो हमारा ऑटोनॉमस होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, जिसको हम सी बार से डिनोट करते हैं, एंड वो यहां से हमारा चालू होता है। ठीक है, ये मैं सी का बता रहा हूं, ये कंजप्शन है हमारा। और जब जितना ये है उतना ही हमारा सेविंग होगा, एंड सेविंग का ग्राफ भी कुछ ना कुछ ऐसे जाएगा। ये क्या है, सेविंग है। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहां पे ये काट रहा है, उसी पॉइंट पे जो एस होगा वो जीरो होगा। बच्चों यहाँ पे थोड़ा ग्राफ थोड़ा ऐसा है, ठीक है, लेकिन जिस पॉइंट पे ये होगा वहीं से एस जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये होगा, सेम डिस्टेंस यहाँ पे उसका कवर होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो कंजप्शन के बराबर है। यहाँ पे हमारी इनकम कंजप्शन के बराबर हो चुकी है। जैसे मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 100 होता, ये 100 होता और यहाँ पे 0 होता, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे y इज इक्वल्स टू सी है वहाँ पे सेविंग इज इक्वल्स टू 0 है। बच्चों ये आप अपनी कॉपी में लिख लो कि जहाँ पे y यानी एस इज इक्वल्स टू कंजप्शन, यानी कि जितनी भी हमको इनकम आ रही है उस पूरी इनकम को हम क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सेविंग्स हमारी 0 है। ठीक है, और इस पॉइंट को मुझे बताओ बच्चों, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे हमारी इनकम ज़्यादा है, इनकम कम है और हमारा कंजप्शन ज़्यादा है। इनकम कम है और कंजप्शन ज़्यादा है, और इस एरिया को हम बोलेंगे कि हमारी इनकम ज़्यादा है एंड कंजप्शन हमारा कम है रिलेटिवली। ठीक, तो यानी कि मुझे बताओ, इनकम यहाँ पे कम है और कंजप्शन ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम हमारी पास्ट की सेविंग्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट की सेविंग्स को हम यूज कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग्स, यानी कि हम सेविंग को रिवर्स कर रहे हैं, सेविंग के प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिस सेविंग। एंड ये जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सेविंग्स। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे इनकम तो वैसे ही ज़्यादा है, ठीक है, कंजप्शन हमारा कम है, तो जो इनकम का पार्ट रह गया है, कुछ पार्ट रह गया है, उसको हम सेव करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेविंग्स, इसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। बच्चों हमेशा ये बात याद रखना कि जो एएस की लाइन है, जो एएस की लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हाफ में बाइसेक्ट करती है, ठीक है, हाफ में बाइसेक्ट करती है, इस बात को आपको याद रखना। देखो बच्चों, जो ये स्केड्यूल है ना, ये स्केड्यूल आप कैसा भी बना सकते हो, ये स्केड्यूल आपकी मर्जी जैसी हो आप वैसा बना सकते हो, लेकिन आपका जो ग्राफ है, ग्राफ में जो प्रेजेंटेशन है ना आपकी, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसी के नंबर होते हैं, उसी के नंबर आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है, ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि आपका एएस पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये भी पता होना चाहिए कि सेविंग नेगेटिव से चालू होती है एंड फिर पॉजिटिव में आती है, ठीक है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहां पर हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो हम उस सेविंग से कर रहे हैं जो हमने पास्ट में कर रखी थी। बच्चों अगर आपका एएस, एडी एंड एएस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मैं आपको गारंटी बोल सकता हूं कि हाफ चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको सारे कॉन्सेप्ट आप समझ में आ जाएंगे अगर आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्लियर हो चुका है। बच्चों मैं वापस बता देता हूं कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड्स, गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी विद इन अ फिस्कल ईयर, ठीक है। एएस का मतलब होता है कि इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो यहां पे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी मॉनेटरी वैल्यू हम लेते हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं, एंड अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यू लेंगे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने देखा है कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं तो वो इनकम बन जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इनकम है वो ही हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि इट्स अ इनकम, हम उसको इनकम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो इनकम की लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल है ना, ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जिसमें 45 डिग्री का एंगल होगा और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हाफ से बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। हमने कंजप्शन पढ़ लिया कि कंजप्शन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, वो हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंज्यूम तो हम कर रहे होते हैं। जब हम कमा भी नहीं रहे होते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे होते हैं और उसी को हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। और जितना बड़ा ऑटोनॉमस कंजप्शन है उतना ही बड़ा हमारा सेविंग्स होनी चाहिए, ठीक है। जो ब्रेक इवन पॉइंट है यानी कि जितना आप कमा रहे हो उतना यूटिलाइज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जो है वो आपकी इनकम कम है, कंजप्शन ज़्यादा है, तो आप अपना पैसा जो आपने पास्ट में बचा रखा था उसको इस्तेमाल करके आप यहाँ पे अपना कंज्यूम करोगे। और क्योंकि यहाँ पे इनकम ज़्यादा है, आपका कंजप्शन रिलेटिवली लो है, तो आप कुछ ना कुछ सेविंग्स यहाँ पे करना स्टार्ट कर दोगे। बच्चों ये जो पोजीशन है वो आपकी डिस सेविंग्स है, यहाँ पे आपकी सेविंग्स चालू हो गई है। बच्चों ये स्केड्यूल है, आप अपने आप इसको बना सकते हो और कैसा भी बनाओ, कोई से भी फिगर लेकर बनाओ, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बच्चों अगर एडी और एएस क्लियर है तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि हाफ चैप्टर आपका पूरी तरीके से क्लियर है। अगर आपको ये याद है कि एडी का फॉर्मूला होता है C+I एंड एएस का फॉर्मूला होता है C+S, तो बस बच्चों आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है ना तो हम इसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कॉमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।